हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास पथ के दावेदार का 18वां भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। घने जंगलों से घिरे निर्जन परित्यक्त जीर्ण शीर्ण जिस मठ में एक दिन अपूर्व के अपराध का निर्णय हुआ था, आज फिर उसी कमरे में पथ के दावेदारों की बैठक बुलाई गई है। उस दिन के बंदी गृह में जो दुर्जय क्रोध निर्मम प्रतिहिंसा की आग लपटें फेंकती हुई जली थी, आज उसकी नन्ही सी चिंगारी भी नहीं है। आज न कोई वादी है और न प्रतिवादी है। किसी के विरुद्ध किसी को कोई शिकायत नहीं है। आज तो आशंका और निराशा की दुस्सह वेदना से सारी सभा निष्प्रभ, उदास और मृतप्राय सी हो रही है। भारती की आंखों के कोने में आंसू की बूंदें हैं। सुमित्रा मुंह झुकाए स्थिर बैठी है। तलवलकर गिरफ्तार हुआ है। खून से लथपथ शरीर लिए वह जेल के अस्पताल में पड़ा है। आज भी उसे अच्छी तरह होश नहीं आया है। उसकी पत्नी अपनी बच्ची के साथ रास्ते में इधर उधर भटकती रही। अनेक दुख भोगने के बाद कल शाम को एक महारा विटुदन ब्राह्मण के घर में उसे शरण मिली है। सुमित्रा ने पता पूछकर उसके मैके आज तार भेज दिया है, लेकिन अभी तक कोई उत्तर नहीं आया। भारती ने धीरे से पूछा, तलवलकर बाबू का क्या होगा भैया? डॉक्टर बोले, अस्पताल में बच गया तो जेल की सजा भोगेगा। भारती मन ही मन सिहर कर बोली, नहीं बचे यह भी संभव है। डॉक्टर ने कहा, कम से कम असंभव तो नहीं है, अन्यथा लंबी कैद। भारती बोली, उनकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? सुमित्रा बोली, शायद उनके पिताजी आकर ले जाएं। भारती ने कहा, अगर कोई नहीं आया? डॉक्टर बोले, उस दशा में अचानक किसी के मर जाने पर उसकी विधवा की जो दशा होती है वही होगी। थोड़ी देर बाद वे फिर बोले, हम लोग गृहस्थ नहीं हैं, हमारे पास धन नहीं है। विदेशियों के कानून के अनुसार अपनी जन्मभूमि में भी सिर ढकने की जगह नहीं है। पशुओं की तरह हम लोग जंगलों में छिपे छिपे घूमते हैं। गृहस्थों का दुख दूर करने की शक्ति हम लोगों में नहीं है भारती। भारती बोली, तुम लोगों में नहीं है। जिन लोगों में यह सामर्थ्य है वे हमारे देश के लोग ही इनका दुख दूर नहीं कर सकते भैया। डॉक्टर जरा मुस्कुराकर बोले, लेकिन वे क्यों करेंगे बहन? वे लोग तो लोगों को ऐसा काम करने को नहीं कहते। हम लोग उनकी शांति में बाधक हैं, उनके आराम में विघ्न हैं। अंग्रेज जब दंभ के साथ प्रचार करते हैं कि भारतवासी स्वाधीनता नहीं चाहते, पराधीनता की ही कामना करते हैं, तब वे बिल्कुल झूठ नहीं कहते। युग युगांतर के अंधेरे में रहते रहते जिनकी दोनों आंखों की दृष्टि खो चुकी है, उनके विरुद्ध हताश होने में भी क्या रखा है भारती? कुछ पल रुककर वे कहने लगे, विदेशी राजा की जेल में अगर आज तलवलकर को मर जाना पड़े तो परलोक में खड़े रहकर यहाँ अपनी पत्नी और कन्या को दर दर भीख मांगते देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरेंगे ही। लेकिन विश्वास रखो, देशवासियों के विरुद्ध वह भगवान से कोई भी शिकायत नहीं करेगा। मैं उसे पहचानता हूँ। लज्जा से उसके मुंह से ऐसी बात भी ना निकलेगी। भारती ने अस्फुट स्वर में कहा, "उहुँ, कृष्ण अय्यर बंगला बोल नहीं सकता था, लेकिन बीच बीच में समझ लेता था। गर्दन हिलाकर बोला, एश ट्रू। डॉक्टर ने कहा, हाँ, यही तो सच है। यही तो क्रांतिकारियों की चरम शिक्षा है। रोना किसके लिए? शिकायत किससे करें? अगर कभी तुम यह सुनो कि भैया को फांसी हो गई, तो समझ लेना कि विदेशियों की आज्ञा से उसी के देश के किसी आदमी ने उसके गले में फांसी लगा दी है।
कसाई खाने में कटे बैलों का मांस बैल ही ढोकर लाते हैं। इसके लिए फिर शिकायत कैसी बहन? भारती बोली, यही तो तुम लोगों के कर्मों के परिणाम हैं। डॉक्टर बोले, भारती, यह क्या तुच्छ परिणाम है? मैं जानता हूं कि देश के लोग इसका मूल्य नहीं समझेंगे, शायद मजाक ही उड़ाएंगे, लेकिन जिसे यह ऋण दमड़ी छदाम तक का हिसाब करके चुकाना पड़ेगा, उसके मुंह पर हंसी सहज में ही नहीं आएगी। वे फिर बोले, भारती, स्वयं ईसाई होकर तुम अपने ही धर्म की बात भूल गई। ईसा मसीह का खून बहाना क्या व्यर्थ था? यही तुम्हारा विचार है? सभी चुप बैठे रहे। डॉक्टर ने फिर कहा, तुम लोग तो जानते हो, व्यर्थ नर हत्या का मैं कभी भी पक्षपाती नहीं रहा। उससे मैं संपूर्ण अंतःकरण से घृणा करता हूँ। मैं अपने हाथ से एक चींटी तक नहीं मार सकता, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर। क्या कहती हो सुमित्रा? सुमित्रा ने समर्थन करते हुए कहा, यह तो मैं मानती हूँ। डॉक्टर बोले, इतनी दूर से आकर जिन लोगों ने हमारी जन्मभूमि पर अधिकार कर लिया है, हमारा मनुष्यत्व, हमारी मान मर्यादा, हमारी भूख का अन्न, प्यास का जल, सभी कुछ जिन लोगों ने छीन लिया है, क्या उन्हें ही है हमारी हत्या का अधिकार और हमको नहीं है? आज भारती पराभूत नहीं हुई। उसने कहा, आज तुम मुझको किसी प्रकार भी लज्जित नहीं कर सकते। ये सब पुरानी बातें हैं। हिंसा करना ही जिनका स्वभाव बन जाता है, वे ही ऐसी बातें करते हैं। यही अंतिम बात नहीं है, संसार में इससे भी बड़ी बात मौजूद है। डॉक्टर ने पूछा, क्या है, बताओ तो। भारती बोली, मैं नहीं, तुम जानते हो। जिस बुद्धि ने तुम्हारी सत्य बुद्धि को इस तरह एकदम ढक रखा है, एक बार उसे छोड़कर शांति के मार्ग पर चले आओ। तुम्हारे ज्ञान और प्रतिभा से पराजय ना मान ले, ऐसी समस्या संसार में कोई नहीं है। शक्ति के बदले शक्ति, हिंसा के बदले हिंसा, अत्याचार के बदले अत्याचार, यह तो बर्बरता के आरंभ से ही चला आ रहा है। इससे बड़ी बात क्या बताऊं? डॉक्टर ने पूछा, फिर कौन बताएगा? भारती बोली, तुम। डॉक्टर बोले, इसके लिए मुझे क्षमा करो बहन। अंग्रेजों के बूटों के नीचे दबकर शांति की वाणी मेरे मुंह से निकल पड़ेगी, रुक जाएगी। यह भार शशि पर छोड़ दो, तुम्हारी खातिर वह ऐसा कर सकेगा। भारती बोली, तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन जिन लोगों के प्रति तुम्हारा इतना विद्वेष है, उन्हीं अंग्रेज पादरियों में से बहुतों के बारे में मैंने इस विषय पर अच्छी तरह विचार करके देख लिया है। वास्तव में उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। डॉक्टर बोले, भारती, यह सुंदर वन में शस्त्र त्याग कर शांति की वाणी बोलने से बाघ भालुओं के प्रसन्न होने जैसी बात है। वे लोग साधु मनुष्य हैं। भारती बोली, आज भारत का चाहे कितना ही दुर्भाग्य क्यों ना हो, सुदूर अतीत में यह अवस्था नहीं थी। एक दिन भारत सभ्यता के उच्च शिखर पर आसीन था। उस दिन हिंसा द्वेष नहीं, धर्म और शांति का मंत्र भारतवर्ष से ही चारों ओर प्रचारित हुआ था। मुझे विश्वास है कि वही दिन फिर हम लोगों के सामने लौट आएगा। भारती की बातें सुनकर शशि का हृदय श्रद्धा और अनुराग से विचलित हो रहा था। वह गदगद स्वर में बोला, भारती के कथन का मैं अनुमोदन करता हूँ डॉक्टर। मेरा यही विश्वास है कि भारत की वही सभ्यता फिर लौट आएगी, अवश्य लौट आएगी। डॉक्टर ने दोनों की ओर देखते हुए कहा, तुम लोग भारत के किस युग की सभ्यता की चर्चा कर रहे हो, मैं नहीं जानता, लेकिन सभ्यता की भी एक सीमा होती है। धर्म अहिंसा और शांति के उन्माद में उसे पार कर जाने पर मृत्यु निश्चित है। कोई देवता भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। भारत ने हूणों के सामने अपनी पराजय कब स्वीकार की थी जानते हो? जब उन लोगों ने उनके बच्चों को मशाल की तरह जलाना शुरू कर दिया था, नारियों की पीठ के चमड़े से वाद्य बनाने आरंभ कर दिए थे। उस कल्पनातीत नृशंसता का उत्तर देना भारतीयों ने नहीं सीखा था। उसका फल क्या हुआ? देश गया, राज्य गया, देवस्थान ध्वस्त हो गए। हम लोगों की उस असमर्थता का दंड
आज तक भी पूरा नहीं हुआ। वे फिर भारती की ओर देखकर बोले, तुम अक्सर कवि की कविता सुना करती हो, देश गया तो क्या दुख है, तुम लोग फिर मनुष्य बनो। लेकिन देश को वापस पा लेने योग्य मनुष्य बन जाना किसे कहते हैं? तुमने सोचा है? दरिद्र नारायण की सेवा करने और मलेरिया में कुनैन बांटते फिरने को ही क्या मनुष्य बन जाना कहते हैं? ऐसी बात नहीं है। मनुष्य होकर जन्म लेने की मर्यादा मोह को ही मनुष्य बनना कहते हैं। मृत्यु के भय से मुक्ति पा लेने को ही मनुष्य होना कहते हैं। पल भर बाद वे फिर बोले, तुम्हारा अपराध नहीं है भारती, उन लोगों के वातावरण के बीच ही तुम पली बढ़ी हो, इसलिए तुम्हारे मन में यह विचार जम गया है कि यूरोप की ईसाई सभ्यता से बड़ी और कोई सभ्यता नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी झूठी बात भी और नहीं है। सभ्यता का अर्थ क्या केवल मानव संहार के यंत्रों का आविष्कार ही है? दुरात्माओं के पास छलों का अभाव नहीं होता, इसलिए आत्मरक्षा के छल से इनकी नित नई सृष्टि का भी कोई अंत नहीं है। सभ्यता का अगर कुछ अर्थ है तो यही है कि असमर्थों और दुर्बलों के न्यायोचित अधिकार शक्तिशाली की शारीरिक शक्ति से परास्त ना हो। कहीं भी देखी है इनकी ऐसी नीति? क्या इन्हें कहीं भी इस न्याय को गौरव देते हुए देखा है? एक दिन मैंने तुमसे कहा था, पृथ्वी के मानचित्र की ओर ध्यान से देखो। याद है वह बात? याद है मेरे मुंह से सुनी हुई चीन देश के कैंटन विद्रोह की? उनसे जो बदला लिया, उनके सामने चंगेज खान और नादिर शाह की विभत्सता की कहानियां कहाँ टिकती हैं? सूर्य के सामने दीपक की तरह वे तो इसके सामने तुच्छ ही हैं। कारण कितना ही तुच्छ और अन्यायपूर्ण क्यों ना हो, युद्ध का बहाना मिलने पर फिर इन लोगों को कोई हिचक नहीं होती। बूढ़ा, बच्चा, नारी, किसी भी हत्या में कोई संवेदना नहीं है, दुविधा नहीं है। उस पाप की कोई सीमा नहीं है भारती। उस विषैली गैस से नर हत्या करने में भी उनकी नैतिक बुद्धि बाधा नहीं देती। उद्देश्य सिद्धि के लिए ये लोग किसी भी उपाय को और किसी भी मार्ग को सुपवित्र मानते हैं। नीति की बाधाएं और धर्म के निषेध क्या केवल निर्वासितों और दलितों के लिए ही हैं? भारती कोई उत्तर ना देकर चुप बैठी रही। इन सब अभियोगों का प्रतिवाद करना वह क्या जाने, जो निर्भय, अत्यंत दृढ़ चित्त है, शंकाहीन, क्षमाहीन विप्लवी है, जिसके ज्ञान, बुद्धि और पांडित्य का अंत नहीं है, पराधीनता की अनबूझी आग से जिसका समस्त तन और मन रात दिन दीप शिखा के समान जल रहा है, उसे युक्तियों से परास्त करने का साधन कहाँ खोजने पर मिलेगा? उसका हृदय अंधी करुणा से सिर धुनकर चुपचाप रोने लगा। बहुत दिनों से सुमित्रा ने इस प्रकार के वाद विवाद में भाग लेना बंद कर दिया था। आज भी वह मुंह झुकाए चुप बैठी रही। केवल कृष्ण अय्यर असहिष्णु हो उठा। आलोचना के अनेक अंश उसकी समझ में नहीं आ रहे थे। इस नीरवता के बीच उसने पूछा, हमारी सभा का कार्य आरंभ होने में कितनी देर है? डॉक्टर बोले, कुछ देर नहीं। सुमित्रा, क्या तुम्हारा जावा जाना निश्चित है? और क्या तुमने पथ के दावेदारों का साथ छोड़ दिया? सुमित्रा ने उत्तर दिया, हाँ। डॉक्टर जरा हंस पड़े। इसके बाद जेब से टेलीग्राम के कई कागज निकालकर सुमित्रा के हाथ में देकर बोले, इन्हें पढ़कर देखना। हीरा कल रात दे गया था। अय्यर झुक गया। भारती ने मोमबत्ती उठा ली। तार लंबा था। उसकी भाषा अंग्रेजी थी। सुमित्रा का चेहरा गंभीर हो उठा। 2-3 मिनट के बाद उसने मुंह ऊपर उठाकर कहा, कोड की सभी बातें मुझे याद नहीं हैं। हम लोगों को शंघाई के जमैका क्लब और क्रूगर ने तार भेजा है। इसके सिवा मैं और कुछ नहीं समझ सकी। डॉक्टर बोले, क्रूगर ने तार भेजा है कैंटन से। पुलिस वालों ने बड़े तड़के संघाई के जमैका क्लब को घेर लिया था। पुलिस के 3 आदमी और अपना विनोद मारे गए हैं। दोनों भाई महताब और सूर्य सिंह गिरफ्तार हो गए हैं। अयोध्या हांगकांग में है। दुर्गा और सुरेश पेनांग में है। सिंगापुर के जमैका क्लब के लिए पुलिस
सारे शहर में तूफान मचाती हुई घूम रही है। कुल समाचार यही है। समाचार सुनकर कृष्ण अय्यर का चेहरा पीला पड़ गया। डॉक्टर बोले, वे दोनों भाई रेजिमेंट छोड़कर कब और क्यों शंघाई चले गए, मैं नहीं जानता। सुमित्रा, वास्तव में ब्रिजेंद्र कहाँ है, जानती हो? प्रश्न सुनकर सुमित्रा अवाक हो गई। डॉक्टर ने फिर पूछा, जानती हो? सुमित्रा गर्दन हिलाकर बोली, नहीं। कृष्ण अय्यर ने कहा, वह यह काम कर सकता है, मुझे विश्वास नहीं होता। सभी मूर्ति के समान चुप बैठे रहे। सामने तार के वे सब कागज पड़े थे। मोमबत्ती जलकर समाप्त हो रही थी। शशि ने दूसरी मोमबत्ती जलाकर फर्श पर रख दी। 10 मिनट इसी तरह बीत जाने के बाद पहले अय्यर के शरीर में चेतना के लक्षण दिखाई दिए। उसने अपनी जेब में से सिगरेट निकालकर मोमबत्ती की लौ से सुलगाकर धुएं के साथ लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, नाउ फिनिश्ड। फिर बोला, वर्सले, वी मस्ट स्टॉप। शशि बोले, मैं जानता था कुछ नहीं होगा, केवल। डॉक्टर ने सुमित्रा की ओर देखकर पूछा, तुम बुध को जा रही हो? सुमित्रा बोली, हाँ। शशि बोले, इतनी बड़ी विश्वव्यापी शक्ति के विरुद्ध विप्लव की चेष्टा निष्फल ही नहीं, पागलपन है। मैं तो हमेशा से यही कहता आ रहा हूँ डॉक्टर। अय्यर सिर हिलाकर बोला, ट्रू। डॉक्टर सहसा सचेत होकर बोले, आज की हमारी सभा अब समाप्त होती है। सभी उठ खड़े हुए। सभी ने अपनी अपनी राय प्रकट की। केवल भारती चुप रही। वह चुपचाप डॉक्टर के पास आकर खड़ी हो गई। फिर उनका दायां हाथ खींचकर वह धीरे धीरे बोली, भैया, मुझे बिना बताए कहीं चले तो नहीं जाओगे? डॉक्टर चुप रहे, केवल अपने वज्र जैसी कठोर मुट्ठी में जिस छोटे कोमल हाथ को पकड़ रखा था, उसी को थोड़ा सा दबाकर बाहर निकल गए। दूसरे दिन सवेरे ही आकाश में धीरे धीरे बादल जमा हो रहे थे। रात को कुछ बूंदाबांदी भी हुई थी, लेकिन आज दोपहर से वर्षा और हवा का वेग बढ़ गया था। भारती के कमरे में बैठक हो रही थी। सुमित्रा आराम कुर्सी पर चादर ओढ़े लेटी हुई है। शशि खाट पर झुककर बैठा है। अपूर्व नीचे कंबल बिछाकर लेटा है। उसी के जलपान की तैयारी में भारती फर्श पर बैठी फल काट रही है। अपूर्व ने कहा है, संसार में अब उसकी रुचि नहीं है। अब उसके लिए संन्यास ले लेना ही एकमात्र श्रेयस्कर उपाय है। शशि इस प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं कर सका। वह युक्तियों से खंडन करते हुए समझा रहा था कि ऐसी बात सोचना उचित नहीं है, क्योंकि संन्यास में अब कोई मजा नहीं रहा है, बल्कि बारिसाल कॉलेज में प्रोफेसरी के लिए जो आवेदन पत्र भेजा, अगर वह स्वीकृत हो जाए तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अपूर्व दुखी हुआ, लेकिन कुछ बोला नहीं। भारती सब कुछ जानती थी, इसलिए उसी ने उत्तर देते हुए कहा, जीवन में आनंद करते हुए घूमते रहने के अतिरिक्त क्या मनुष्य के लिए और कोई उद्देश्य नहीं हो सकता? शशि बाबू, संसार में सभी की आंखों की दृष्टि एक समान नहीं होती। उसके बातचीत करने के ढंग से शशि उदास हो गया। भारती ने फिर कहा, उनकी मानसिक स्थिति इस समय अच्छी नहीं है। इस समय उनके भविष्य के कर्तव्य पर सोच विचार करना केवल निष्फल ही नहीं, अनुचित भी है, बल्कि इससे तो यही अच्छा होगा कि हम लोग अपनी। शशि ने बात काट कर कहा, मुझे इसकी याद ना थी भारती। शशि का याद ना रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस बीच अपूर्व के साथ एक घटना और हुई है, जिसे भारती के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था। सांसारिक दृष्टि से उसका फल और परिणाम मात्र वियोग से विशेष कम नहीं है। माँ की मृत्यु का समाचार पाकर अपूर्व के बड़े भाई विनोद बाबू ने तार द्वारा दुख प्रकट किया है। इसके अलावा तार में कोई भी बात नहीं है। माँ ने नाराज होकर, संभवतः अत्यंत अपमानित होकर ही अंत में गंगा विहीन मलेच्छ देश बर्मा में स्वयं को निर्वासित किया था। इस बात को समझकर अपूर्व दुख
और क्षोभ से पागल सा हो गया था। उसने जो 2 दिन कलकत्ता में बिताए थे, उनमें अपने घर पर ना तो भोजन किया था और ना वहाँ सोया ही था, और लौटते समय अच्छी तरह झगड़ा होने के कारण उसे पूरा-पूरा भरोसा था कि उसे ले जाने के लिए घर से कोई ना कोई ज़रूर आएगा। तिवारी घर पर रहता तो क्या होता, कहा नहीं जा सकता, लेकिन वह भी नहीं है। छुट्टी लेकर अपने देश गया है। सवेरे ही अपूर्व ने भारती से कहा, बंगाली पुरोहित यहाँ भी है। मैं कलकत्ता नहीं जाऊंगा। जैसे भी होगा, माँ का श्राद्ध यहीं करूंगा। माँ के अचानक घर छोड़कर चले आने का कारण लड़कों के प्रति उनका अजेय मान अभिमान था। यह बात अपूर्व मालूम करके आया था। केवल ईसाई कन्या भारती की कहानी का उसमें कितना अंश सम्मिलित था, यह वह नहीं जान पाया था। सांघातिक पीड़ित, लगभग अचेत माँ से कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिला, और विनोद बाबू ने नाराजगी के कारण कुछ बताया नहीं। सहसा सुमित्रा हड़बड़ाकर बोली, किसी ने नीचे का दरवाजा खोला है। हवा और वर्षा के लगातार झर-झर स्वरों के बीच और कुछ सुनाई पड़ना कठिन था। आशंका से सभी चौंक पड़े। भारती ने पल भर कान खड़े करके कहा, नहीं, कोई नहीं है। लेकिन दूसरे ही पल नीचे की सीढ़ियों पर पैरों की परिचित आवाज सुनकर हर्ष भरे स्वर में चिल्ला उठी, अरे ये तो भैया हैं। 1,000, 10,000, 20,000, 1,00,000 वेलकम। फिर हाथ में फल और हंसिया लिए दौड़ती हुई सीढ़ियों के पास आकर बोली, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, हजारों हजार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सव्यसाची के बक्स पर भारती की दृष्टि पड़ी। शंका से त्रस्त होकर वह बोल उठी, अच्छा, इस आंधी पानी में इस सहचर को साथ क्यों लाए हो, बताओ तो। कहीं जा तो नहीं रहे हो। झूठ, मुझे धोखा ना दे सकोगे, यह मैं बता देती हूँ भैया। डॉक्टर ने हंसने की चेष्टा की, लेकिन उसके अपने चेहरे पर हंसी नहीं आई। फिर भी मजाक के ढंग से अपनी बात को कुछ हल्की करके कहा, जाऊं नहीं तो क्या रामदास की तरह गिरफ्तार हो जाऊं? शशि बोला, बात तो ठीक यही है। भारती ने क्रुद्ध होकर कहा, ठीक यह है। आप क्या जानते हैं शशि बाबू, जो अपनी राय प्रकट कर रहे हैं? शशि ने कहा, वाह, मैं क्या नहीं जानता। भारती बोली, कुछ भी नहीं। डॉक्टर ने हंसकर कहा, झगड़ा करने से खिचड़ी बिगड़ जाएगी। कल के जहाज से न जाने से तो आप ठीक समय पर ना पहुंच सकेंगे अपूर्व बाबू। अपूर्व बोला, माँ का श्राद्ध मैं यहीं करूंगा डॉक्टर। डॉक्टर ने पूछा, यहाँ? इसका कारण? अपूर्व मौन रहा। भारती ने भी उत्तर नहीं दिया। डॉक्टर मन ही मन समझ गए कि कोई घटना ऐसी हो गई है जो खोलकर कहीं नहीं जा सकती। बोले, ऐसी हालत में वहां लौट जाने की क्या जरूरत है, नौकरी तो आपकी है ना। अपूर्व चुप रहा। शशि बोला, अपूर्व बाबू संन्यास लेंगे। डॉक्टर जरा हंसकर बोले, संन्यास, ये कैसी बात है? अपूर्व क्षुब्ध होकर बोला, संसार में जिसकी रुचि नहीं है, जिसका जीवन स्वादहीन हो गया है, इसके अतिरिक्त उसके लिए और कौन है डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, यह सब बड़े आध्यात्मिक विषय हैं अपूर्व बाबू। इनमें अनधिकार चर्चा करने के लिए मुझे अब प्रलोभन मत दीजिए। इससे तो अच्छा है कि शशि की राय लीजिए। यह सब कुछ जानता है। स्कूल में फेल होकर यह 1 वर्ष तक एक साधु बाबा का चेला रह चुका है। शशि इसमें संशोधन करके बोला, लगभग 2 वर्ष तक। सुमित्रा और भारती हंसने लगी। अपूर्व की गंभीरता इससे विचलित नहीं हुई। उसने कहा, माँ की मृत्यु के लिए मैं स्वयं को दोषी समझ रहा हूँ। डॉक्टर, गृहस्थाश्रम में रहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। यह मेरे लिए कड़वा फल हो गया है। डॉक्टर ने उसके चेहरे की ओर देखकर शायद उसके मन की पीड़ा का अनुभव कर लिया। स्नेह भरे कोमल स्वर में बोले, मनुष्य की इस दशा के बारे में मुझे सोच विचार करने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी अपूर्व बाबू। लेकिन सहज बुद्धि से मालूम होता है कि शायद यह भूल होगी। कड़वाहट के बीच संसार छोड़ देने से केवल भाग्य ही
श्री भ्रष्ट जीवन ही बिताया जा सकता है, लेकिन वैराग्य साधन नहीं होता। करुणा और आनंद पूर्वक नहीं जीने पर क्या होता, मैं तो नहीं जानता। भारती बोल उठी। तुम ठीक कहते हो भैया, तुम्हारे मुंह से कभी गलत बात नहीं निकलती, यही सत्य है। डॉक्टर बोले, मालूम तो यही होता है। माँ मर गई, वे क्यों आई थी, किस कारण आप जाना नहीं चाहते, यह मैं कुछ भी नहीं जानता। लेकिन किसी के आचरण से अगर आपको कटुता मिली हो, तो क्या भविष्य में जीवन का एक वही सत्य हो गया? और कहीं से अगर अमृत मिला हो, तो जीवन में क्या उसका मूल्य ही नहीं देंगे? अपूर्व कहने लगा, भैया अगर मैं। डॉक्टर बोले, संसार में क्या अपूर्व के भैया विनोद बाबू ही हैं? भारती के भैया सव्यसाची नहीं हैं? उस घर में अगर आपके लिए स्थान ना भी हो, तो कलकत्ता का वह छोटा सा मकान ही क्या वामन के विश्वव्यापी पैर के नीचे की पृथ्वी है? संसार में और कहीं क्या आपके लिए स्थान नहीं है? अपूर्व बाबू, हृदय का आवेग अमूल्य वस्तु है, लेकिन उससे अगर चैतन्य को ढक कर रखा जाए, तो उससे बड़ा शत्रु मनुष्य के लिए दूसरा कुछ भी नहीं है। अपूर्व बोला, धर्म की साधना या आत्मा की मुक्ति की कामना से तो मैं संसार छोड़ना नहीं चाहता डॉक्टर। अगर छोड़ूंगा तो दूसरों के ही लिए छोड़ूंगा। मुझ पर विश्वास करना आप लोगों के लिए कठिन है, ना कभी करें तो दोष देने की कोई बात नहीं है। लेकिन एक दिन जिस अपूर्व को आप लोग जानते थे, माँ की मृत्यु के बाद वह अपूर्व नहीं रहा। डॉक्टर ने उसका शरीर छूकर कहा, तुम्हारी बात सच हो। अपूर्व ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा, अब से मैं देश के काम में, 10 आदमियों के काम में, दीन दुखियों के काम में जीवन लगाऊंगा। कलकत्ता में मेरा घर है, शहर में कितना बड़ा हुआ हूँ, लेकिन शहर के साथ अब मेरा कुछ नहीं रहा। अब से ग्राम सेवा ही मेरा एकमात्र व्रत होगा। किसी दिन कृषि प्रधान भारत के गांव ही प्राण थे, आज उनका ध्वंस होता चला जा रहा है। भद्र जाति के लोग उनको छोड़कर शहरों में चले गए हैं, वहीं से वे उन पर दिन रात शासन करते हैं और शोषण करते हैं। इसके सिवा गांव से उन लोगों ने कोई संबंध नहीं रखा है, ना रखें। लेकिन चिरकाल से जो लोग इस देश के मुख का अन्न और शरीर ढकने के वस्त्र सुलभ करते आ रहे हैं, वे किसान ही आज अन्नहीन, विद्याहीन और निरुपाय होकर मृत्यु पथ पर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब से मैं उन्हीं की सेवा में अपना जीवन लगा दूंगा। और भारती ने भी जी जान से हमें सहायता देने का वचन दिया है। गांव-गांव में पाठशालाएं खोलकर उनके बच्चे बच्चियों को शिक्षित बनाने का भार वे अपने ऊपर लेंगी। मेरा संन्यास देश के लिए है डॉक्टर, अपने लिए नहीं। डॉक्टर ने कहा, अच्छा प्रस्ताव है। उनके मुंह से केवल इन्हीं 3 शब्दों के निकलने की आशा किसी ने नहीं की थी। भारती ने उदास होकर कहा, और एक तरह से सोचा जाए तो यह काम तुम्हारा ही है भैया। इस कृषि प्रधान देश में जब तक किसान संपन्न नहीं होते, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। डॉक्टर ने कहा, मैंने प्रतिवाद तो नहीं किया भारती। भारती बोली, तुमने उत्साह भी तो प्रदर्शित नहीं किया भैया। डॉक्टर ने कहा, दरिद्र किसानों की भलाई करना चाहो तो करो, मैं तुम लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन यह समझना व्यर्थ है कि तुम हमारे कामों में सहायता कर रहे हो। किसान लोग राजा हो जाएं, धन संपन्न और श्रीमान हो जाएं, लेकिन मैं उनसे सहायता की आशा नहीं करता। फिर अपूर्व की ओर देखकर उन्होंने कहा, किसी की भलाई करने के लिए दूसरे पर स्याही डाल ही देनी पड़ेगी, इसका कोई अर्थ नहीं है। इनके दुख दैन्य की जड़ में शिक्षित भद्र जाति के लोग नहीं हैं। उसकी जड़ का पता लगाने के लिए तुम्हें किसी दूसरी ओर खोज कर देखना होगा। अपूर्व बोला, आज क्या सभी लोग यही बात नहीं कह रहे हैं? डॉक्टर बोले, कहने दो, जो गलत है वह 33 करोड़ आदमी मिलकर कहें तो भी गलत ही है, वरना इस शिक्षित भद्र जाति से बढ़कर लांछित, अपमानित, दुर्दशाग्रस्त समस्त बंग देश में दूसरा नहीं है। उस पर मिथ्या कलंक का और बोझ लाद कर उसे क्या डुबो देना चाहते हो? क्यों सोचते हो कि विदेशों की सभी युक्तियां और सभी समस्याएं अपने देश में भी लागू हो सकती हैं? बाहर का अनाचार ही जब
क्षण क्षण में सर्वनाश लाता चला जा रहा है, तब फिर अंतः विद्रोह की सृष्टि क्यों करना चाहते हो? देश असंतोष से क्यों भर गया है? स्नेह और श्रद्धा के बंधन क्यों चूर-चूर हो गए हैं जानते हो? तुम्ही जैसे आदमियों के दोष से, शिक्षितों के विरुद्ध, शिक्षितों के आक्रमण से। शशि, एक दिन तुमको भी मैंने यह काम करने से मना किया था, याद है? अपने विरुद्ध होने, अपना दुर्नाम घोषित करने में निरपेक्ष स्पष्टवादिता का दंभ है। एक तरह की सस्ती ख्याति भी उसमें फैलती चली जाती है, लेकिन यह केवल गलत बात नहीं, झूठ भी है। तुम उन लोगों का हित करना चाहते हो तो जाकर करो, लेकिन एक के विरुद्ध दूसरे को उत्तेजित करके नहीं, दूसरों पर कलंक लगाकर नहीं, विश्व के सामने उनको हास्यास्पद बनाकर नहीं। हो सकता है वे दिन आ पहुंचे हों, लेकिन अभी तो उसमें देर है। सभी चुप रहे। भारती ने धीरे धीरे कहा, तुम ख्याल मत करना भैया, मैं हमेशा से देख रही हूँ गांव के प्रति तुम्हारी सहानुभूति कम है। तुम्हारी नजर केवल शहरों पर ही टिकी रहती है। किसान के प्रति तुम सहृदय नहीं हो। तुम्हारी आंखें केवल कारखानों के मजदूरों पर लगी रहती हैं। इसलिए तुमने पथ के दावेदार की इन्हीं लोगों के बीच स्थापना की थी। वे लोग ही तुम्हारी आशा हैं, वे ही तुम्हारे अपने हैं। झूठी बात तो नहीं है? डॉक्टर ने कहा, झूठ नहीं है बहन, बिल्कुल सच है। कई बार तो मैं तुमसे कह चुका हूँ कि पथ के दावेदार किसानों की हितकारिणी संस्था नहीं है, वह स्वाधीनता प्राप्त करने का मेरा अस्त्र है। मजदूर और किसान एक नहीं है भारती, इसलिए तुम मुझे मजदूरों के बीच कारखानों की बैरक में पाओगी, लेकिन मुझे गांव के किसानों की झोपड़ी में नहीं पाओगी। बातों ही बातों में पड़ी रहकर अपना श्रेष्ठ कर्तव्य मत भूल जाना बहन। फिर स्टोव की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बोले, देशोद्धार तो 2 दिन बाद होने पर सह लिया जाएगा, लेकिन तैयार खिचड़ी जल गई तो यह दुख सहन नहीं होगा। भारती झटपट दौड़ती हुई गई, हांडी का ढक्कन हटाकर देख लेने के बाद हंसती हुई बोली, डरने की बात नहीं है भैया, आज रात का तुम्हारा खिचड़ी भोग मारा नहीं जाएगा। डॉक्टर ने पूछा, लेकिन देर कितनी है? भारती बोली, बस 15-20 मिनट। लेकिन इतनी जल्दी क्यों? डॉक्टर ने हंसकर कहा, आज तुम लोगों से विदा लेने आया हूँ, बात चाहे जैसी ही क्यों ना हो। उनके हंसते हुए चेहरे को देखकर किसी को विश्वास नहीं हुआ। बाहर आंधी पानी का ठिकाना नहीं था। भारती ने पल भर के लिए खिड़की खोलकर निरीक्षण करने के बाद लौटकर कहा, बाप रे बाप, आज तो शायद पृथ्वी पलट जाएगी। विदा का समय तो अच्छा है भैया। तभी उसे दूसरी बात याद आ गई, बोली, लेकिन आज तुम्हें उसी छोटे कमरे में सोना पड़ेगा। अपने हाथ से बहुत ही सुंदर ढंग से बिछा दूंगी, क्या कहते हो? यह कहकर वह अंतर के प्रगाढ़ आनंद से झूमती हुई रसोई के काम में लग गई। भोजन तैयार होने पर डॉक्टर ने कहा, भारती, आज हम लोग एक साथ भोजन करेंगे, लेकिन भूखे अपूर्व बाबू नजर लगाकर कहीं हमारे हाजमे में गड़बड़ी ना कर दें, यह भी उससे कह दो। अपूर्व हंस पड़ा। भारती भी हंसने लगी, बोली, इसका भय हम लोगों को तो हो सकता है, लेकिन तुम्हारे हाजमे में गड़बड़ी कौन कर सकता है भैया? उस आग में पहाड़ भी पीसकर डाल दिए जाएं तो भस्म हो जाएंगे, जैसा खाना खाते मैंने तुम्हें देखा है। यह कहकर उस दिन का उनका भोजन याद करके वह मन ही मन सिहर उठी। खाना आरंभ हो गया। अन्य व्यंजन की प्रशंसा और हंसी मजाक से कमरे का वातावरण पल भर में बदल गया। जब खाना पीना बहुत अच्छे वातावरण में चल रहा था, सहसा अपूर्व ने रस भंग कर डाला। उसने कहा, 2 दिन पहले समाचार पत्र में एक शुभ समाचार पढ़ा था डॉक्टर। अगर वह सत्य हो तो आपके विप्लव का प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। भारत सरकार ने अपने शासन तंत्र में अमूल्य सुधार करने का वचन दिया है। शशि ने तुरंत उत्तर दिया, झूठी बात है, धोखा है। भारती को इस बात पर सही ढंग से विश्वास हो गया हो, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उसने उद्वेग के साथ कहा, नहीं, इसमें छल नहीं हो सकता। शशि बाबू,
जो लोग लगभग आधी शताब्दी से नहीं भैया, तुम हंस ना सकोगे, यह मैं कह ही देती हूँ। उनके अथक आंदोलन का क्या कोई फल नहीं होगा? यही सोचते हो? विदेशी शासक होने पर भी तो वे लोग आदमी ही हैं। धर्म, ज्ञान और नैतिक बुद्धि उनमें लौट आना असंभव तो है नहीं। शशि ने कहा, संभव है, झूठी बात नहीं है। अपूर्व बोला, बहुत से लोगों का यही संदेह है। भारती बोली, उनका संदेह झूठा है। भगवान क्या नहीं है? और शासन पद्धति का परिवर्तन तथा अत्याचार का सुधार, ये सब अगर सचमुच हो जाए तो क्रांति का आयोजन और विद्रोह की सृष्टि, ये सभी एक दिन अर्थहीन हो जाएंगे भैया। शशि ने कहा, अवश्य। अपूर्व बोला, निसंदेह। भारती ने डॉक्टर के चेहरे की ओर देखकर कहा, भैया, तब तुम अपनी वह भयंकर मूर्ति छोड़कर शांत मूर्ति धारण कर लोगे ना? बताओ। डॉक्टर घड़ी की ओर देखकर मन ही मन हिसाब लगाकर जैसे अपने आप से बोले, अब अधिक देर नहीं है। इसके बाद भारती को संबोधित करके अत्यंत स्निग्ध स्वर में बोले, भारती, मेरी यह भयंकर मूर्ति है, यह तो मैं स्वयं ही नहीं जानता। सिर्फ यही जानता हूँ कि इस जीवन में मेरे इस रूप में अब कोई परिवर्तन नहीं होगा और तुम्हारे आदरणीय नेताओं का भय नहीं है और ना ही मन की अवस्था ही इसके अनुकूल है। विदेशी शासन का सुधार क्या है? जी जान से किए गए आंदोलनों का वे क्या फल देना चाहते हैं? उसमें कितना असली और कितना नकली है? कितना मिल जाने के बाद शशि की समझ के अनुसार धोखेबाजी नहीं होगी और सम्माननीय नेताओं का रोना बंद हो जाएगा? यह सब कुछ भी मैं नहीं जानता। विदेशी सरकार के विरुद्ध आंखें लाल करके जब वे उच्च स्वर में प्रचार करके कहते हैं, हम लोग अब सोए हुए नहीं हैं, जाग गए हैं, हमारे आत्मसम्मान को भारी धक्का लगा है, या तो हमारी बात सुनो, नहीं तो हम वंदे मातरम की सौगंध खाकर कहते हैं कि तुम लोगों की अधीनता में हम लोग स्वाधीन होंगे। देखें किसमें शक्ति है कि इसमें रुकावट डाले। यह कैसी प्रार्थना है और इसका स्वरूप क्या है? यह बात समझ पाना मेरी बुद्धि से बाहर की बात है। मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि उनके इस मांगने और पाने के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। कुछ देर रुककर डॉक्टर फिर बोले, सुधार का अर्थ मरम्मत है, परिवर्तन नहीं। भारी बोझ के कारण जो अपराध आज मनुष्य के लिए असहनीय हो उठा है, उसे ही सहनीय बना देना। जो यंत्र बिगड़ रहा है, मरम्मत करके उसे अच्छी तरह चालू कर देने का जो कौशल है, शायद उसी का नाम शासन सुधार है। एक दिन के लिए भी मैंने इस धोखेबाजी की इच्छा नहीं की। एक दिन के लिए भी मैंने यह नहीं कहा कि कारागार की चौड़ाई कुछ और बड़ी करके हमें कृतार्थ करो। भारती, मेरी कामना में स्वयं को छलने के लिए अवसर नहीं है। हमारी समस्या की सिद्धि के लिए दो ही मार्ग खुले हैं, एक मृत्यु और दूसरी भारत की स्वाधीनता। उनकी बातों में नई बात कुछ भी नहीं थी। फिर मृत्यु और इस भयंकर संकल्प का पुनः उल्लेख होने से भारती के हृदय में आंसू उमड़कर आंखों में छलक उठे। बोली, लेकिन अकेले क्या करोगे भैया? सभी तो तुम्हें छोड़कर दूर हटते जा रहे हैं। डॉक्टर बोले, जाने दो, मेरे देवता तो धोखा नहीं दे सकते। भारती के मुंह पर यह बात आ गई कि संसार में सभी धोखेबाज नहीं होते भैया। हृदय पत्थर ना हो गया होता तो तुम इस बात को समझ जाते, लेकिन उसने यह बात कही नहीं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इस कहानी के अंतिम भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।